कड़वे सच के मीठे बोल। बेगम, तुम्हारी खूबसूरती का कोई सानी नहीं, ये मैं मानता हूँ, पर मेरे पाँव भी सुंदर है। नहीं जहाँपना, मेरे पाँवों की तुलना में आपके पाँव कुछ भी नहीं है। इसका निर्णय बिरबल ही कर सकता है। कहो बिरबल, किसके पाँव सुंदर है? जहाँपना, आपके पाँवों से बेगम के पाँव सुंदर लगते हैं। ये सरासर झूठ है। जहाँपना, आपने मेरे कथन का आशय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय था आपके पाँवों की बदौलत बेगम साहिबा के पाँव सुंदर लगते हैं। यदि आपके पाँवों का आधार छूट जाए तो बेगम के पाँवों का सौंदर्य भी समाप्त हो जाएगा। यह है वाणी का कौशल। शब्दों की धुरी पर ही तमाम व्यवहार, विचार और आचार घूमते हैं। सच्चाई भी कुशल एवं मधुर शब्दों की मोहताज है, जो हर बाजी को जीत सकती है। यदि ऐसे वचनों का आदान प्रदान होता रहे तो राजनीति से लेकर लोक नीति तक में सुधार संभव है। इससे हर व्यक्ति न केवल अपमान के कलंक से बचेगा, बल्कि कोर्ट कचहरी में मान हानि के दावे में भी नहीं उलझेगा। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वाणी का उपयोग सीढ़ी की भांति करता है या पुल की तरह करता है। चाहो तो वाणी स्पिरिचुअल सीढ़ी भी बन सकती है और चाहो तो बाईपास भी बन सकती है। शब्दों को जब संतों की सात्विकता का स्पर्श मिलता है तो सृष्टि में सत्य का अवतरण होता है। इसलिए अपने शब्दों को संत, सत्य और सात्विकता के ऑर्बिट में घुमाते रहना। इसके लिए छोटा सा प्रयोग करें। ऐसा सोचो जो सामने वाले को कह सको, और ऐसा बोलो जो पश्चाताप न करना पड़े। भारतीय साहित्यकारों ने मुख को कमल की उपमा दी है। मुख से जब सत्य वचन के फूल मधुरता की सुगंध के साथ झरते हो तो विरोधियों को भी आनंदित कर देते हैं, किंतु जिसके मुख से कटु वचन उगले उसका मुख कमल कैसे हो सकता है? जिह्वा से जो सच निकलता है उसमें माधुर्यता की चीनी डालना मत भूलो। चाय में चीनी डालना भूल जाओगे तो सामने वाले का अधिक नुकसान नहीं है, पर वाणी में माधुर्य नहीं घोलोगे तो स्व और पर दोनों का नुकसान निश्चित है। स्मरण रहे, चाय में चीनी बाद में भी डाली जा सकती है, किंतु शब्द बोल देने के बाद माधुर्य नहीं घोला जा सकता। शब्दों का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक है। इसीलिए भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन ने बोलने की कला सिखाई है। सापेक्षता से बोले, हानिकर नहीं हितकारी बोले। जैन इतिहास के अनुसार इस दुनिया में जो भी समझदार लोग हुए हैं, चाहे वह महामात्य अभय कुमार हो या बुद्धिमान रोहक हो, उनका वाक पाटव अर्थात कहने की युक्ति विलक्षण रही है। बिरबल की हाजिर जवाबी का सौंदर्य अनूठा था। वे इस प्रकार मधुरता से बात कहते थे कि बड़ी समस्याएं भी सुलझ जाती थी। वाणी मनुष्य का पहचान पत्र है। नीच कुल में जन्म लेने वालों के सिर पर सींग नहीं होते और कुलीन व्यक्ति के हाथ पर कमल नहीं उगते। मनुष्य जब बोलता है तो उसकी जाति या कुल को पहचान जाता है। वाणी मनुष्य का पहचान पत्र है। नीच कुल में जन्म लेने वालों के सिर पर सींग नहीं होते और कुलीन व्यक्ति के हाथ पर कमल नहीं उगते। मनुष्य जब बोलता है तो उसकी जाति या कुल को पहचाना जाता है। चूंकि रूप, रंग, वेश, सज्जन और दुर्जन एक समान है, इसलिए उनके वचन एवं वर्तन से ही परख होती है।
जैसे टकोरों की आवाज से मटके को पहचाना जाता है कि कहीं तिराड़ तो नहीं, ऐसे ही मनुज भी शब्द से पहचाना जाता है। संक्षेप में ये जबान थर्मामीटर है। डॉक्टर को भी शरीर का ताप नापने के लिए थर्मामीटर को जीभ के नीचे ही रखना पड़ता है। मनुष्य के संस्कार और खानदान का नाप जीभ से ही होता है। जिह्वा का सर्वांगीण महत्व दर्शाते हुए हास्य लेखक श्री ज्योतिन्द्र दवे ने अपने एक निबंध में जीभ की तुलना स्त्री के संग की है। यूं भी प्राय सभी भाषाओं में जीभ के लिए स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे स्त्री कुटुंब का आधार स्तंभ है, मनपसंद भोजन बनाकर अनेक प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती है और घर का कार्यभार संभालते हुए भी पर्दे में रहती है। ऐसे ही जिह्वा भी शरीर के आरोग्य का आधार स्तंभ है, मन के ख्यालों को व्यक्त करने का अपूर्व साधन है एवं मनपसंद व्यंजन के स्वाद का अनुभव कराने वाली है, फिर भी मुख रूपी पर्दे में रहती है। इतना ही नहीं, स्त्रियों की भांति जीभ को भी वैरायटी चाहिए। वह विविधता प्रिय है। मधुर आश्वासन देने वाली भी यही जिह्वा है तो कड़वे बोल बरसाने वाली भी है। गुणग्राही है तो छिद्रान वेशी भी है। कुतूहल प्रिय भी है तो कल्याणकारी भी है। इसीलिए जिह्वा के थर्मोमीटर का पारा कब चढ़ाना है और कब गिराना है, इसकी सावधानी जरूरी है, क्योंकि शब्द शब्द में अंतर है। एक हीरा तो एक कंकर है।